नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज में आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। आज एक फिर से एक मेजर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आज का जो मेजर टेस्ट पेपर होगा वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का इसमें संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो करते हैं आज के इस क्लास को शुरू। आज कल शाम को आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप सबने ये नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। पोस्ट बहुत कम पोस्ट आई है, 2202 पोस्ट ही आई है। लेकिन आप पोस्टों की संख्या पर मत जाना, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो ये पोस्ट संभवतः बढ़ाई जाएगी। अभी उपचुनावों की वजह से ये जल्दबाजी में नोटिफिकेशन निकला है। फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है, करीबन 15,000 के आसपास पोस्टें खाली पड़ी है। तो इसे पोस्ट को संभवतः बढ़ाया ही जाएगा। हमारे हिस्ट्री की पोस्ट तो बहुत कम पोस्ट आई है, मात्र 90 ही पोस्ट है। तो 90 पोस्ट ही है। लेकिन 2014 में भी ऐसा हुआ था, जब हिस्ट्री की स्टार्टिंग में पोस्ट शायद लगभग 56 या 60 के आसपास थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 300 या 350 के आसपास किया था। तो ये पोस्टें भी बढ़ेंगी और इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर 2025 या अगस्त अगस्त या सितंबर 2025 से पहले नहीं होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को पूर्णतः जारी रखना। कल का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अध्यापक भर्ती की तैयारी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड को छोड़ेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड को छोड़ना नहीं है, पोस्टें संभवतः बढ़ाई भी जाएगी। और अगर बाई चांस नाम भी बढ़ाई गई तो फिर अगले साल 2026 या 27 के अंदर फिर से एक बड़ी भर्ती करवाई जाएगी। तो जिन्होंने भी ढंग से तैयारी शुरू कर रखी है वो सारे इसे जुड़े रहना और अ, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। इसके फॉर्म स्टार्ट शायद 5 नवंबर से होने वाले हैं। 5 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एक इसका जो साइकोलॉजी का जो है उसको फर्स्ट पेपर में कर दिया है, तो उस पर भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पेडागोजी और आईसीटी तो सेकंड पेपर में रखा है, लेकिन साइकोलॉजी साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर में लेकर आए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी को मैनेजमेंट वाले चैप्टर में डाल दिया है। और पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और जो आईसीटी का चैप्टर था यह सेकंड पेपर में सब्जेक्ट वाले में ही रखा है। तो आप सबने ये आराम से देख लिया होगा, पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा और अब वापस से अपनी तैयारी में लग जाओ। तो करते हैं आज के इस क्लास को शुरू, आज के इस टेस्ट को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ चित्रकारों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी उपाधि या उनके उपनाम जो है वो दे रखे हैं। तो इनको सुमेलित करना है कि कौन से चित्रकार की उपाधि क्या थी या फिर उसका उपनाम क्या था। सबसे पहले जो चित्रकार का नाम आता है वो है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर की जो उपाधि थी वह थी नादिर उल असर। नादिर उल असर 2 नंबर ऑप्शन। दूसरे नंबर पर है अबुल हसन। अबुल हसन की जो उपाधि थी वह थी नादिर उल जमा। तो उस्ताद मंसूर की है नादिर उल असर और अबुल हसन की है नादिर उल जमा। तीसरे नंबर पर है ख्वाजा अब्दुल सम्मद। तो ख्वाजा ख्वाजा अब्दुल सम्मद की जो उपाधि है वो है सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन की है जरीन कलम। तो एक में दो, दो में एक, तीन में तीन और चार में चार। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर के समय विदेशी विदेशी आए चित्रकार थे। जहांगीर के समय साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैया बानो महिला चित्रकार थी। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर, अबुल हसन को नादिर उल जमा जैसी उपाधियों से विभूषित किया था। जहांगीर ने बिशनदास को 1619 में फारस के शाह अब्बास प्रथम के यहाँ अपने राजदूत खान आलम के साथ भेजा था। मनोहर जहांगीर के समय शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्मारकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनके वास्तुकारों के नाम दे रखे हैं। तो जो ये स्मारक थे उन स्मारकों के वास्तुकारों के नाम है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वह था मीरक मिर्जा गयास। तो मीरक मिर्जा गयास जो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था
फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वह था बहाउद्दीन, अहमद अल चिश्ती नहीं था। फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वह था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन होगा 2 नंबर। तो दूसरा जो गलत है। तीसरा ताजमहल। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा खां। और दिल्ली का लाल किला। लाल किले का जो वास्तुकार था वह था हमीद और अहमद। तो 3, 4 और 1 तीनों सही है। 2 नंबर है जो गलत है। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन था। अहमद उल चिश्ती है जो बुलंद दरवाजे का वास्तुकार था। तो अहमद उल चिश्ती बुलंद दरवाजे का वास्तुकार था। और फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वह था बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के मकबरे के संबंध में असत्य है। तो अकबर के मकबरे से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से अकबर के मकबरे से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि अकबर का मकबरा यह जो पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो पहला ही ऑप्शन है जो गलत है। यह लाल बलुआ पत्थर पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर नहीं है, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर तो इसमें है लेकिन साथ में सफेद संगमरमर भी शामिल है। तो पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर नहीं होगा। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर दोनों से निर्मित है। पहला गलत हो गया। दूसरा, यह 5 मंजिला है तथा प्रत्येक ऊपर की मंजिल निचले भाग से छोटी होती गई। तो यह सत्य है। तीसरा, इसमें गुंबद का अभाव है। यह भी सत्य है। चौथा, इसका निर्माण बौद्ध विहारों की शैली पर किया गया था। तो यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 है जो असत्य है। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा गांव में स्थित है। इस मकबरे की योजना अकबर ने तैयार की थी, जिसे क्रियान्वित जहांगीर के द्वारा किया गया था। अकबर के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर का मिश्रण है। अकबर का मकबरा जहांगीर के समय की इमारतों में पहली इमारती संरचना है। लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा 1905 में इस मकबरे का पुनर्निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी में स्थित किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो परसी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन सी इमारत हुआ जो स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो यह कहा था तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना का महल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पंजाबी काष्ठ कला शैली में निर्मित है। जहांगीर जदरू से सर्वप्रथम 1616 में उज्जैन में मिला था। जहांगीर की धार्मिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जहांगीर ने 1612 में पहली बार राखी निगाहदाश्त का त्योहार बनाया था। जहांगीर ने कश्मीर के श्रीकांत को हिंदुओं के विवादों के निपटारे के लिए कश्मीर के श्रीकांत को न्यायाधीश नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरफ अकबरकालीन कुछ घटनाएं हैं और दूसरी तरफ उन घटनाओं से संबंधित वर्ष दे रखे हैं कि कौन सी घटना किस ईयर में घटित हुई थी। तो सबसे पहला जो है वो मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था जो 1574-75 में शुरू की गई थी अकबर के द्वारा, यह सत्य है। दूसरा, सिजदा और पेबोस। सिजदा और पेबोस प्रथा का जो प्रारंभ किया था यह किया था 1577 ईस्वी में। तो 1581-82 नहीं, बल्कि सिजदा और पेबोस प्रथा का जो अकबर ने प्रारंभ किया था यह किया था 1577 ईस्वी में। तो दूसरा जो गलत है। तीसरा, इबादत खाने में चर्चाओं पर रोक। इबादत खाने में चर्चाओं पर रोक 1582 में। दीन ए इलाही की घोषणा भी 1582 के अंदर। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो असत्य है। तो इसमें असत्य बताना है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिजदा और पेबोस प्रथाओं का प्रारंभ 1577-78 ईस्वी में किया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया था। इबादत खाना की जो स्थापना की थी यह तो की 1575 ईस्वी में, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। यह खोला गया था 1578 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहांगीर के संबंध में असत्य है। तो कौन सा कथन है जो जहांगीर के संबंध में असत्य है। सबसे पहला कथन है कि सिंहासनारोहण के पश्चात जहांगीर ने प्रथम आदेश न्याय की जंजीर लगाने का दिया था। तो जहांगीर ने सिंहासनारोहण के पश्चात सबसे पहला जो आदेश दिया था वह न्याय की जंजीर लगाने का दिया था। यह सत्य है। दूसरा, 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने कंधार को मुगलों से छीन लिया। यह भी सत्य है। तीसरा, जहांगीर जहांगीर ने जदरूप गोसाई से सर्वप्रथम भेंट 1626 ईस्वी में मथुरा में की थी। तो तीसरा ऑप्शन है जो गलत है। चौथा चौथा जो 1617 ईस्वी में जैन भिक्षुओं को साम्राज्य से निष्कासन का आदेश दिया था। तो जैन भिक्षुओं को साम्राज्य से जो निष्कासन का आदेश दिया था यह 1617 में दिया था। 4 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तो
1, 2 और 4 सत्य है। तीसरा जो इसका गलत होगा, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। जद्रुप गोसाई से जो सर्वप्रथम भेंट हुई थी, यह 1626 में नहीं बल्कि 1616 में हुई थी और यह भेंट मथुरा में नहीं बल्कि उज्जैन में हुई थी। तो जहांगीर के जो जद्रूप से जो भेंट हुई थी, सर्वप्रथम जो पहली भेंट हुई थी, यह 1626 में नहीं बल्कि 1616 में उज्जैन में हुई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बर्नियर के संबंध में असत्य है? तो बर्नियर से संबंधित यहाँ पर 4 कथन है, इसमें से कौन सा है जो गलत है? सबसे पहला है कि इसके अनुसार सारी भूमि सम्राट की थी। तो बर्नियर के अनुसार है जो सारी भूमि सम्राट की होती थी, यह बात सत्य है। दूसरा, भारत की तुलना यूरोप से की। बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप से की थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा, अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित की थी। तो बर्नियर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यह पुस्तक फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित की थी, यह भी सत्य है। चौथा, कोहिनूर हीरे को देखा तथा उसका वर्णन किया था। तो कोहिनूर हीरे का जो वर्णन किया था, यह बर्नियर ने नहीं बल्कि फ्रांसीसी के एक और विद्वान आए थे, जीन बैप्टिस्ट। तो जीन बैप्टिस्ट ने जो कोहिनूर हीरे का वर्णन किया था, ना कि बर्नियर ने। तो 4 नंबर है जो गलत है। तो असत्य कथन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जीन बैप्टिस्ट ट्रेनेनियर जो फ्रांसीसी जोहरी थे, इन्होंने कोहिनूर हीरे को देखा और उसका वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि हुमायूं द्वारा अकबर को सर्वप्रथम काबुल की सूबेदारी दी गई थी, तो यह बात है, पहली बात है जो गलत है। दूसरा, अकबर का राज्याभिषेक कलानौर नामक स्थान पर अबुल कासुम की देखरेख में हुआ, यह सत्य है। अकबर के राज्यारोहण का विरोध शाह अबुल माली ने किया था, यह बात भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि मोहम्मद आरिफ कंधारी पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद आरिफ कंधारी था, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की कौन सी यात्रा के समय आमेर के कछवा शासक भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करता था। इसने कुल 17 या 18 यात्राएं की थी। तो कौन सी यात्रा थी जिसमें आमेर के कछवा शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो यह की थी 1562 में, जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रथम यात्रा कर रहा था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है, एक तरफ मुगल बादशाह के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ मनसबदारी व्यवस्था के नियम दे रखे हैं। मुगल बादशाहों ने प्रत्येक बादशाहों ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया, कुछ अलग नियम ऐड किए। तो कौन से नियम किस शासक के द्वारा शुरू किए गए थे या किस शासक के द्वारा जो जोड़े गए थे, ये हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला आता है अकबर। अकबर ने अकबर ने जो जात और स्वार पद का सर्जन किया था, तो एक में 3 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है जहांगीर। जहांगीर ने दुअस्पा और सिंहस्पा प्रणाली को शुरू किया था। तीसरे नंबर पर है शाहजहां। शाहजहां ने जो मासिक अनुपात है, जिन्हें महान जागीर कहा जाता है, इसका शुरू किया था। और चौथे नंबर पर औरंगजेब। औरंगजेब ने जो मशरूत की शुरुआत की थी। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना 1573-74 में की गई थी, जिसे कार्य रूप 1574-75 में दिया गया। अकबर ने 1595-96 में जात एवं स्वार पद की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय प्रथम विद्रोह किसका हुआ था? तो जहांगीर के समय जो प्रथम विद्रोह हुआ था, वह हुआ था खुसरो का। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ इमारतों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन इमारतों के निर्माताओं के नाम दे रखे हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई, आगरा की नगीना मस्जिद शाहजहां के द्वारा, लाहौर का किला अकबर के द्वारा और आगरा की जामा मस्जिद जहांगीर के द्वारा नहीं, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। तो 4 नंबर है जो गलत है, 1, 2 और 3 सत्य है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ अकबर के अभियान दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके ये दे रखे हैं। तो अकबर ने सबसे इसमें सबसे पहला आता है कश्मीर का अभियान। कश्मीर का अभियान 1581।
तो कश्मीर का जो अभियान किया था यह 1581 में नहीं बल्कि 1585 के अंदर किया था, तो पहला ही गलत है। दूसरा, सिंध पर अभियान 1591, रणथंभौर का 1569, गोंडवाना का 1564, तो 2, 3, 4 सही है और 1 नंबर है जो गलत है। अकबर के समय कश्मीर का शासक चक वंशीय यूसुफ खां था। 1585 में अकबर ने कासिम खान तथा भगवान दास के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय 1586 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबर के संबंध में असत्य है? तो बाबर के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, तो ये बात सत्य है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। समरकंद पर 4 बार आक्रमण किया था, तो समरकंद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण किया था, तो दूसरा जो गलत है। तीसरा, मुगल वंश के इसी शासक ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग कर सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो मुगल वंश में सर्वप्रथम जो बादशाह की उपाधि धारण की थी वह बाबर के द्वारा की गई थी, तो 3 नंबर भी सत्य है। 4 नंबर, बाबर ने मुल्ला मुर्शिद को दूत के रूप में इब्राहिम लोदी के पास भेजा था, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें 2 नंबर गलत होगा। समरकंद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण किया था। बाबर ने समरकंद को 3 बार जीतने का प्रयास किया लेकिन तीनों बार ही असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी तिथि क्रम दे रखी है। तो इनमें से है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसमें से सुमेलित करना है कि कौन सा युद्ध है जो किस तिथि को हुआ था। सबसे पहला आता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था यह 1539 में हुआ था, 22 जून 1539। तो 1 में 4। दूसरे नंबर पर है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1540 में, 17 मई 1540। तीसरे नंबर पर है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 जून 1555 में, तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। और मच्छीवाड़ा मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था यह वो युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को, 15/5 1555। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। तो इसमें 1 नंबर में आएगा 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2। 4, 3, 1, 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अकबर के समय का प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो अकबर के समय का जो प्रथम विद्रोह था वह था अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह। अब्दुल्ला खां उज़्बेक का जो विद्रोह हुआ था 1564 के अंदर यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह अकबर के काल का पहला पहला विद्रोह था। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने सर्वप्रथम 1564 में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजहर की घोषणा का मूल पाठ किन ग्रंथों में मिलता है? तो महजर की घोषणा का जो मूल पाठ मिलता है यह कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो यह एक तो मिलता है तबकात अकबरी में और एक मिलता है मुतखव तवारीख में। तो इन दोनों ग्रंथों में जो महजर की घोषणा का मूल पाठ मिलता है, तो 1 और 3 इसका राइट है। 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। मेहरुनिसा को जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि 1611 में दी गई थी, तो यह बात है जो पहली बात इसमें गलत है। दूसरा, मेहरुनिसा फारस की रहने वाली थी, तो मेहरुनिसा फारस की रहने वाली थी। मेहरुनिसा के पिता ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। तो मेहरुनिसा के जो पिताजी थे ग्यास बेग, इनको जहांगीर ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी, ये भी सत्य है। और चौथा, गुलाब के इत्र की खोज अस्मत बेगम ने की थी, तो गुलाब के इत्र की जो खोज है वो अस्मत बेगम ने की थी, यह बात भी सत्य है। 2, 3 और 4 ये राइट है और पहला जो गलत है। नूरजहां का जन्म फारस फारस में हुआ था। इसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, जिसे बाद में जहांगीर ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की। यह अकबर के समय फारस से भारत आए। इसकी शादी अली कुली बेग के साथ हुई थी, जिसे सलीम ने शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। बाद में जहांगीर ने 25 मई 1611 में शेर खान की हत्या करवाकर नूरजहां से शादी कर ली। और नूरजहां का मूल नाम है जो मेहरुन्निसा था। नूरजहां का भाई आसिफ खान, जिसकी पुत्री अर्जुन मंद बानो बेगम, जिसका विवाह खुर्रम जो जहांगीर की राजपूत रानी जगत गोसाई जो मारवाड़ की मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी
के साथ कर दिया। नूरजहां ने अपनी पुत्री नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम को शेर खान से पैदा हुई थी कि इसकी शादी जो शहरयार से कर दी, जो नूरजहां जूटा गुट की फूट का कारण बना था। मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसके साथ ही इतना रोमांस जुड़ा हुआ है। जहांगीर के शासनकाल की किसी ऐसी घटना से इतना ध्यान आकर्षित नहीं जितना नूरजहां के साथ उसके विवाह ने आकर्षित किया था। यह कथन बेनी प्रसाद इतिहासकार का है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने पुष्कर झील के किनारे भारत में इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला एतमादुद्दौला का मकबरे में ही सर्वप्रथम पिट्राडूरा पिट्राड्यूला शैली का जो प्रयोग हुआ था, जो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहांगीर के संबंध में असत्य है? तो जहांगीर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पहला, हिंदुओं को विवादों को निपटाने के लिए कश्मीर के श्रीकांत को न्यायाधीश नियुक्त किया। तो यह बात सत्य है। 1613 में अजमेर निवासी अनिराज सिंह दल्लन की सिफारिश पर पूरा पुष्कर क्षेत्र उस स्थान के ब्राह्मणों को मदद मास के रूप में दे दिया। यह बात भी सत्य है। तीसरा, शेख अहमद सरहिंदी को वहदत उल वजूद का विरोध करने के कारण ग्वालियर दुर्ग में बंदी बनाया। यह बात भी सत्य है। चौथा चौथा ऑप्शन है कि पुर्तगाली टॉमस कोयट से ईसाई शिक्षा ग्रहण की। तो जहांगीर ने जो ईसाई शिक्षा ग्रहण की थी, यह पुर्तगाली फादर जेवियर से की थी, ना कि टॉमस कोयट से। तो जहांगीर ने पुर्तगाली फादर जेवियर से जो ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। 4 नंबर ऑप्शन है इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में डाक संचार से संबंधित नहीं था? तो कौन सा जो मुगल काल में डाक संचार से संबंधित नहीं था? तो नलवा, मेवड़ा और करावल, ये तीनों डाक संचार से संबंधित थे। मौली में जो डाक संचार से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर सर्वप्रथम किस संत के मजार या मकबरे पर गया था? तो यह गया था शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर। पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर है जो सर्वप्रथम शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर गया था। 11 जनवरी 1681 को अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था तथा पाली स्थित नाडोल में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ औरंगजेब ने कूटनीति के तहत जाली पत्र डलवा दिए कि आपने समस्त राजपूतों को अपने जाल में फंसाकर बादशाह के निकट निकट ले आए हैं, इसके लिए बधाई। तब दुर्गादास अपने सैनिकों के साथ कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है और औरंगजेब ने अकबर के सहयोगी तहूर खां को शाही खेमे में बुलाकर हत्या करवा दी। दुर्गादास ने इसके पश्चात अकबर को मराठा शासक संभाजी के पास पहुंचाने में सहयोग किया। अपने अंतिम समय में अकबर फारस की ओर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, यह किसने कहा? तो यह बात किसने कही थी कि जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की जो अवधारणा है वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है? तो यह बात कही थी अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का अंग्रेजी जो अनुवाद किया था एडवर्ड सचाविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के कहने पर किसने अकबरनामा के आधार पर लिखना प्रारंभ किया? शाहजहां के कहने पर किसने जो अकबरनामा के आधार पर लिखना प्रारंभ किया? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो मुगल काल का सबसे बड़ा जो सिक्का था वह था संसब। संसब मुगल काल में प्रचलित सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। वही इलाही मुगल काल में प्रचलित सोने का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। तो मुगल काल में प्रचलित सबसे बड़ा जो सिक्का था वह संसब था और सबसे प्रचलित जो सिक्का था वह था इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुगल कारखानों से संबंधित नहीं था? तो कौन सा अधिकारी है जो मुगल कारखानों से संबंधित नहीं था? तो मुस्तफी, तहसीलदार, ये दोनों तो मुगल कारखानों से संबंधित अधिकारी थे। तीसरे नंबर पर है गुलसाज जो मुगल कारखानों से संबंधित नहीं था। और चौथा नजीर, ये मुगल कारखानों से संबंधित था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला, अल अलमतंगा जागीर देने की शुरुआत जहांगीर ने की थी। तो यह बात सत्य है। मुगल काल में जागीर आवंटन के लिए आरक्षित क्षेत्र हक ए मिलिकियात कहलाता है। तो यह बात है जो
गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, मुगल प्रशासन में जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर ने डाली थी। तो मुगल प्रशासन में जो जागीरदारी प्रथा शुरू की थी यह अकबर के द्वारा की गई थी, यह बात सत्य है। और चौथे नंबर पर ऑप्शन है कि जागीरदारी प्रथा में विघटन की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल में हुई। तो जागीरदारी प्रथा में विघटन की शुरुआत है औरंगजेब के समय हुई थी, यह भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है असत्य है, जो इसका राइट आंसर होगा। अलतमगा जागीर की सुबह जागीर के द्वारा दी गई थी। यह विशेष कृपा पात्र धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी तथा विशेष परिस्थितियों में से रद्द भी किया जा सकता था। मुगल काल में जागीर जागीर आवंटन के लिए आरक्षित क्षेत्र पेबाकी कहलाता था। तो मुगल काल में जो जागीर आवंटन के लिए आरक्षित क्षेत्र होता था उसे पेबाकी कहा जाता था, ना कि हल्के मिल्कियत। मुगल काल में यह भूमि जो एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी, इसे पेबाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुराक ए पिलान हाथियों का चारा। खुराक ए पिलान नामक कटौती मुगल मनसबदारों के वेतन से किस मुगल सम्राट ने प्रारंभ की? तो खुराक ए पिलान जो हाथियों का चारा नामक जो कटौती मुगल मनसबदारों के वेतन से शुरू की थी, यह किसने की थी? तो यह की थी औरंगजेब ने। खुराकें खिलाना शाही अस्तबल की क्षमता में विस्तार तथा जिसका प्रभाव शाही खजाने पर न पड़े, इसके लिए मनसबदारों के निजी वेतन से की जाने वाली कटौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल अधिकारी परगना का अधिकारी नहीं था? तो निम्न में से कौन सा मुगल अधिकारी है जो कौन सा मुगल अधिकारी जो परगना का अधिकारी नहीं था? तो वह है वितिकची। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। परगना स्तर के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है सिकदार। सिकदार इसका जो मुख्य कार्य है यह राजस्व वसूली में आमिल की मदद करना तथा पढ़ने में शांति कायम रखना था। दूसरा अमील अमील इसका मुख्य कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। फौजदार यह परगने का कोषाध्यक्ष होता था। कानून गो जो यह परगना के पटवारियों का अधिकारी होता था। कारकुल यह परगने के लिपिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? असत्य कथन कौन सा है यह बताना है। सबसे पहला इसमें है कि दक्कन में अपने विजयों के बाद दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। तो दक्कन में अपने विजयों के बाद दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करने वाला जो मुगल सम्राट था वह था अकबर, यह बात सत्य है। दूसरा, जहारा के गंभीर रूप से झुलसने पर आरिफ ने इसका उसका इलाज किया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा, मनुची सामूगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 को जो हुआ था उसमें उपस्थित था। तो जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को, इसमें मनुची उपस्थित था, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि पीटर मुंडी प्रथम यूरोपियन था जिसने बयाना में नील उत्पादन का वर्णन किया है। तो बयाना में नील उत्पादन का वर्णन जो है यह सबसे पहले पीटर मुंडी के ने नहीं किया था। तो दूसरा चौथा ऑप्शन है जो असत्य है, तो इसमें असत्य कथन बताना है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पीटर मुंडी यह इटालवी यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया था। इसने शाहजहां के समय भारत में बड़े भयंकर अकाल का विवेचन किया है। तो पीटर मुंडी ने जो शाहजहां के समय भारत में भयंकर अकाल का विवेचन किया है। पेलसट डच गुमास्ता था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने बयाना के नील उत्पादकों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। यह आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के फारसी अनुवाद में शामिल नहीं था? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था इसमें कौन शामिल नहीं था? तो नकीब खां, मुल्ला शेरी और बदायूनी, ये तीनों जो इसके अनुवादकों में शामिल थे, लेकिन ताजुल माली है जो इसके अनुवाद में शामिल नहीं था। ताजुल माली ने जो हितोपदेश नामक का जो ग्रंथ था, ये हितोपदेश ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद किया था, ना कि महाभारत का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है यह रज्मनामा नाम से हुआ था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं के द्वारा किया गया। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। फेजिक के द्वारा लीलावती, नल दमयंती तथा योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया
हरिवंश पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना शेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूफी सिलसिले दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दे रखे हैं। तो किस सिलसिले के संस्थापक कौन थे यह हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे नंबर पर आता है सुहरावर्दी सिलसिला। तो सुहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक थे वह सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इन दो में एक। तीसरा है कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो थे शाह नियामतुल्लाह। और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी जो सिलसिला है इसके जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा जो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई थी। तो एक में तीन, दो में एक, तीन में चार और चार में दो। तीन एक चार और दो। तीन एक चार दो। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सूफी संत है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दे रखी है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी की उपाधि सुल्तान उल तारिकीन थी, ये सत्य है। निजामुद्दीन औलिया की उपाधि सुल्तान उल शेख थी। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि अलखदास चिराग दहलवी थी, तो यह गलत है। चौथा बहाउद्दीन जकारिया की उपाधि जो शेख उल इस्लाम थी, तो ये बात है जो सत्य है। तो एक, दो और चार सही है और तीन नंबर है जो असत्य है। तो तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के या उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर, एक नंबर पर है तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी के जो रचनाकार है वो है शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, पहला सत्य है। दूसरा खैरुल मजलिस जो हमीद कलंदर की है, यह भी सत्य है। बहरुल हयात, तो बहरुल हयात है जो शेख सदुद्दीन आरिफ की नहीं बल्कि मोहम्मद गौस की है। मोहम्मद गौस के द्वारा ये जो लिखी गई है ये ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत से फारसी के अंदर। संस्कृत की जो प्रसिद्ध पुस्तक है हठ योग की जो पुस्तक है उसका फारसी में ट्रांसलेट किया था, वो किया था मोहम्मद गौस के द्वारा। शेख सद्दुद्दीन आरिफ ये गलत है। चौथा अकबार उल अख्यार अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के द्वारा लिखित है, तो यह भी सत्य है। तो एक, दो और चार सही है और तीन नंबर है जो असत्य है, जो इसका राइट आंसर होगा। सत्तारी संप्रदाय के मोहम्मद गौस ने हठ योग की प्रसिद्ध पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात के नाम से संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया है। मोहम्मद गौस की अगर हम प्रसिद्ध अन्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें जवाहर ए खामसा और कलीद ए मखाजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सूफी संत बलबन का दामाद था। तो बलबन का दामाद कौन सा सूफी संत था, तो वह था फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर। फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर जो है ये बलबन का दामाद था। शेख फरीदुद्दीन गज शंकर चिश्ती संप्रदाय के संत थे, यह बलबन का दामाद भी थे। बलबन ने अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह उनके साथ किया था। अजोधन में इनका खानका है। बाबा फरीद चिल्ले माकूस का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उस मत के संस्थापकों के नाम दे रखे हैं, तो ये हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला जो मत है वह मत है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद मत के जो संस्थापक है वो है निम्बकाचार्य। दूसरे नंबर पर है शुद्ध शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के जो संस्थापक है, सॉरी, विशिष्टाद्वैतवाद के जो संस्थापक है, विशिष्टाद्वैतवाद इसके संस्थापक रामानुजाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक है जो ये है वल्लभाचार्य। तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के जो संस्थापक है निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य। तो एक में तीन, दो में चार, तीन में दो और चार में एक। तीन चार दो और एक। तीन चार दो और एक, दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में असत्य है। तो कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला मृत्यु इनकी मगहर उत्तर प्रदेश में हुई, यह सत्य है। दूसरा इमाली सॉरी कमाली पद्मनाभ जागुदास धर्मदास भागदास व ज्ञानजी कबीरदास जी के शिष्य थे, यह भी सत्य है। रमेनी मंगल रेखाताल साखी आदि कबीर की रचनाएं हैं,
यह भी सत्य है। इनकी विचारधारा शुद्धाद्वैतवाद थी। तो शुद्धाद्वैतवाद है जो इनकी विचारधारा थी, यह बात गलत है। शुद्धाद्वैतवाद है जो वल्लभाचार्य की विचारधारा थी। तो 4 नंबर है जो इसका गलत है। वेस्टकोट ने कबीर को भारतीय लूथर कहा था। तो वेस्टकोट ने जो कबीर को भारतीय लूथर का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखाएं हैं। तो दादू पंथ की शाखाएं इनमें से कौन कौन सी है। तो दादू पंथ की शाखाएं विरक्त है जो दादू पंथ की शाखा है। विरक्त के अलावा खाकी भी दादू पंथ की शाखा है। उत्तरादे भी दादू पंथ की शाखा है और नागा यह भी दादू पंथ की शाखा है। निपक है जो दादू पंथ की शाखा नहीं है। तो दादू पंथ की शाखाएं विरक्त, खाकी, उत्तरादि और नागा 1, 3, 4 और 5। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। दादू पंथी संप्रदाय की 5 शाखा थी। दादू पंथ संप्रदाय की 5 शाखा थी, जिसमें पहली थी खालसा शाखा, जिसके प्रमुख थे गरीबदास जी। यह दादू पंथ का उत्तराधिकारी बना था। नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी थे। इस शाखा के अनुयायियों को स्वाई जय सिंह ने सेना में भर्ती किया था। इसके अलावा विरक्त शाखा, उत्तरादि शाखा और खाकी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत को महाराष्ट्र का कबीर कब कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का कबीर कौन से संत को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का जो कबीर है वो है तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। चोखा मेला महाराष्ट्र में निम्न जाति से उत्पन्न संत थे, जिन्हें पहला हरिजन कवि माना जाता है। पहला हरिजन कवि कौन है। चोखा मेला जो महाराष्ट्र में निम्न जाति से उत्पन्न एक संत थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र है जो पंढरपुर के देवता विठोबा के थे। महाराष्ट्र धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया। महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र का जो धर्म उसमें उसको 2 भागों में विभाजित किया था। एक वारकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। वारकरी ये विठोबा के भक्त थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव तथा तुकाराम इसी संप्रदाय के संत थे। और धरकरी संप्रदाय यह रामदास पंथ के अनुयायी थे। रामदास तथा एकनाथ एक इसी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है वेदांत सार श्री भाष्य। इसके रचनाकार रामानुजाचार्य थे। श्री रत्न वेदांत परिजात है, यह माधवाचार्य की नहीं है। तो दूसरा जो गलत है। तीसरा कीर्तन घोषो शंकर देव की है और सिद्धांत रहस्य वह सुबोधनी यह वल्लभाचार्य की है। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसीर व पद्मावती नामक महिलाएं किस भक्ति संत के अनुयायी थी। तो सूरसीर व पद्मावती नामक जो महिलाएं हैं वह कौन से भक्ति संत की अनुयायी थी। तो यह थी रामानंद की अनुयायी। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए, जिससे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी थी। रामानंद की 12 शिष्य थे। रामानंद पहले भक्ति सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया तथा पद्मावती तथा सुरसिर इनके प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। अमीर खुसरो ने जो भारत को पृथ्वी का जो स्वर्ग कहा है वो अपनी कौन सी पुस्तक में कहा है। तो वह कहा है नूह सिपहर में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नूह सिपहर पुस्तक 9 भागों में विभाजित है। इस पुस्तक में मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। इस ग्रंथ में इन्होंने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है तथा भारत की प्रशंसा करने के कारण अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें एक आती है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन जो 1289 में रचित किरान उस सादेन अमीर खुसरो की पहली मसनवी है। इस पुस्तक में बुगरा खां और उसके पुत्र दिल्ली के सुल्तान केकुबाद की अवध में की गई भेंट की वार्ता का वर्णन है। इस पुस्तक में दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया है। दूसरी अगर पुस्तक की बात की जाए वो है मिफ्ताह उल फुतूह। इस पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है तथा मलिक छज्जू के विद्रोह का भी वर्णन है। तीसरी अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतूह। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। चौथी रचना है तुगलकनामा। यह अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। तो अमीर खुसरो की जो पहली रचना है वो कौन सी है। किरान उस सादेन और पहली वो मसनवी है। और अंतिम अगर रचना की बात की जाए तो वह है तुगलकनामा। इसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है ताजुल नासिर। ताजुल नासिर की जो रचना की थी है कुतुबी ने नहीं बल्कि हसन निजामी की रचना है। ताजुल नासिर जो है ये हजम निजामी की रचना है, तो पहला इसमें गलत है। दूसरा तबकात नासिरी जो मिनहाज उस सिराज की है। तारीख फिरोज शाही जो समझ ए सिराज अफीफ की है। और फतू उस सलातीन जो इसामी की है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर है जो गलत है। यहाँ पर ये 2 नंबर प्रिंट हो रखा है, यहाँ पर 1 नंबर होगा, क्योंकि ताजुल मासिर है जो हसन निजामी की है। कुतुबी ने जो तारीख यामिनी की रचना की थी। कुतुबी ने तारीख यामिनी की रचना की थी, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह उन्मूलन के 4 अध्यादेश पारित किए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश जारी नहीं किया। तो विद्रोह उन्मूलन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे, तो इनमें से कौन सा वो अध्यादेश नहीं है। मध्य निर्देश का, जब्ती का और अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध का अध्यादेश जारी किया था, लेकिन सहना बाजार का अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी नहीं किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमण के संबंध में कौन सा असत्य है। तो मंगोल आक्रमण जो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, उस मंगोल आक्रमण से संबंधित कौन सा असत्य कथन है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था वह कादर खान के नेतृत्व में हुआ, ये बात सत्य है। दूसरा, तारगी के नेतृत्व में आक्रमण के समय मंगोल सेनाएं राजधानी तक पहुंच गई थी, ये भी सत्य है। दूसरे मंगोल आक्रमण के समय अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर मारा गया था, तो ये बात है जो गलत है। चौथा है कि तीसरे मंगोल आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह को नहीं माना था, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है, 3 नंबर है जो असत्य है। भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तथा उनके समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए और उन मंगोलों के आक्रमण को विफल करने का प्रयास सर्वाधिक जफर खान ने किया था। मंगोल जफर खान से इतना खौफ रखते थे कि जब उनका घोड़ा पानी नहीं पीता था तो वे कहते थे कि कहीं आपने जफर खान को तो नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, उस समय हजलक सेनापति के नेतृत्व में मंगोलों का भयंकर आक्रमण हुआ, जिसमें किली नामक स्थान पर हुए युद्ध में जफर खान मारा गया था। कारण यह था कि जफर खान हजलक का पीछा करते 18 कोस आगे चला गया और अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखकर कूटनीति से जफर खान को मरने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभागों के नाम है और दूसरी तरफ उन विभागों के संस्थापकों के नाम है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि दीवान इश्तियाक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है दीवान ए अमीर कोही की जो स्थापना है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। दीवान ए वकूफ विभाग की जो स्थापना है यह अलाउद्दीन खिलजी के नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे और अलाउद्दीन खिलजी के वो ससुर भी थे, चाचा भी थे और ससुर भी थे और खिलजी वंश के संस्थापक भी थे जलालुद्दीन खिलजी, इनके द्वारा दीवान ए वकूफ की स्थापना की गई थी, तो 3 नंबर है जो गलत है। चौथा, दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना जो बलबन के द्वारा की गई थी, तो 1, 2 और 4 सत्य है, 3 नंबर है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी ये सेम ही प्रश्न है कि एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ उन विभाग के कार्य दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में विभाग और विभाग के संस्थापकों के नाम थे, इसमें विभाग और विभाग के कार्य दे रखे हैं, तो कौन से विभाग से संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है। सबसे पहला विभाग आता है मुस्तफा ए मुमालिक है जो महालेखाकार था। तो महालेखाकार नहीं बल्कि महालेखा परीक्षक था, इसका जो कार्य जो था। 1 नंबर गलत है। दूसरा, दीवान इंसा जो शाही पत्र व्यवहार का कार्य करता था। तीसरा, सदर सुदूर जो धर्म विभाग से संबंधित कार्य देखता था
और चौथा वकील दर। वकील दर है जो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन देखता था। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर है जो इसका गलत है। मुस्तौफी मुस्तौफी ए मुमालिक महाल लेखा परीक्षक था जो राज्य के खर्चों की जांच करता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक महाल लेखाकार था जो राज्य की आय से संबंधित था। तो महाल लेखाकार है जो मुशर्रिफ ए मुमालिक था, ना कि मुस्तफा ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था और यह उपाधि इन्होंने मंगोल को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसका है? तो राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहे गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन जो कहे गए हैं, यह कथन थे बदायूं के। तो बदायूनी 1 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के संबंध में असत्य है? तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा असत्य है? सबसे पहला कि इतलाक प्रथा की शुरुआत की। तो फिरोज शाह तुगलक ने इतलाक प्रथा की शुरुआत की थी, यह सत्य है। दूसरा, हक ए सर्ब जो सिंचाई कर था लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यह बात भी सत्य है। तीसरा, संस्कानी नामक तांबे का सिक्का चलाया था। तो संस्कानी नामक जो सिक्का था यह तांबे का नहीं बल्कि चांदी का था। तो 3 नंबर जो गलत है। और चौथा, ब्राह्मणों पर जज्या कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो 4 नंबर भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर है जो गलत है। संस्कानी नामक जो सिक्का ये तांबे का नहीं बल्कि चांदी का सिक्का था। संस्करित चांदी का सिक्का था जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। इसका मूल्य 6 जीतल था। अफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्दा व बिख नाम तांबे के सिक्के चलाए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो तांबे के सिक्के चलाए वो अद्दा और बिख नाम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण से है? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, इस मस्जिद के निर्माण में कौन कौन से शासकों का योगदान है? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों का इस मस्जिद के निर्माण में पुनर्निर्माण में योगदान रहा है। तो 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। यह भारत में तुर्क शासकों द्वारा इंडो इस्लामिक शैली की प्रथम तुर्की इमारत मानी जाती है। इन दीवारों पर अरेबस्क यानी ज्यामितीय अलंकरण तथा कुफी यानी कुरान की आयतों का अलंकरण सुंदर तरीके से किया गया है। 1230 में इल्तुतमिश के द्वारा मस्जिद के आयताकार प्रांगण को दोगुना करवा दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके उत्तर में एक और भाग जोड़कर इसके इबादत खाने को और अधिक बड़ा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। सबसे पहला जो इसमें नाम है वो है प्रथम अष्टकोणीय आकृति का मकबरा। तो प्रथम अष्टकोणीय आकृति का जो मकबरा है यह खाने जा तेलंगानी मकबरा, खाने जा तेलंगानी मकबरा जो प्रथम अष्टकोणीय आकृति का मकबरा है। दूसरे नंबर पर आता है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी जो नासिरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है इसे सुल्तानगढ़ी कहा गया है। तीसरे नंबर पर है दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद जो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इस पर दोहरा गुंबद। और चौथे नंबर पर है सच्चा व वैज्ञानिक विधि से निर्मित गुंबद। तो सच्चा व वैज्ञानिक विधि से निर्मित जो गुंबद है वो है अलाई दरवाजा का। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 4। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोर चंदा चोर पंचाशिका का संबंध किससे है? तो लोर चंदा चोर पंचाशिका का संबंध किससे है? तो यह संबंध है सल्तनत काल की लेखन कला की शैली से। लोर चंदा चोर पंचाशिका समूह का संबंध सल्तनत कालीन चित्रकला से है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में चित्रकला में हुई कलात्मक प्रगति के सूचक लघु चित्रों के विशेष समूह को इस नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकंदर लोदी के संबंध में असत्य है?
तो सिकंदर लोदी से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। पहला, वह हिंदू माता की संतान था। तो सिकंदर लोदी जो हिंदू माता की संतान था, उनकी माँ का नाम जयबंद था, जो एक हिंदू सुनार थी। तो यह बात सत्य है। दूसरा, मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व फकीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो सिकंदर लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व फकीरों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया, यह बात भी सत्य है। तीसरा नंबर पर है कि बोधन नामक हिंदू को जिंदा जलवा दिया था। तो बोधन नामक हिंदू को जिंदा जलवा दिया, यह भी सत्य है। खाद्यान्नों पर चुंगी कर लगाया था। तो खाद्यान्नों पर चुंगी सिकंदर लोदी ने नहीं लगाया था। तो चौथा है जो गलत है, तो इसमें असत्य पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर लगे कर यानी जकात कर को समाप्त किया था। तो सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर से जो कर लगा हुआ था, जकात कर, उसे समाप्त किया था, ना कि उस पर चुंगी कर और लगाया हो। सिकंदर लोदी की मां का नाम जेबंद था, जो हिंदू सुनार थी। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान है। तो बोधन नामक ब्राह्मण ने यह कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है, ये दोनों समान है। इस बात से सिकंदर लोदी ने उसे जिंदा जलवा दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए 39 अंगुल की गज सिकंदरी की शुरुआत की, जो मुगल काल में 1586 तक चलती रही। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर की सरकी सल्तनत का अधिग्रहण कब किया? तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी सल्तनत का जो अधिग्रहण किया था, यह किया था 1484 ईस्वी में। बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर विजय थी। इसने इसे 1484 में अंतिम सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी से जीत लिया था। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। उसे उस समय जौनपुर का शासक बारबक शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ने वाला पिंडारी सेनापति कौन था? तो मराठों की तरफ से लड़ने वाला पिंडारी सेनापति कौन था? तो वह था हुल खां। हुल खां जो मराठों की तरफ से लड़ने वाला पानीपत के तृतीय युद्ध में पिंडारी सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था तथा युद्ध का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया। इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। वहीं इमादुल मुल्क जो मुगल वजीर था, इन्होंने भी मराठों का समर्थन किया था। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना भी नहीं की जा सकती है। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से एक व्यापारी ने बालाजी बाजीराव को पानीपत के युद्ध के परिणाम के बारे में बताया था। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं था जिससे कोई न कोई संबंध नहीं खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया था। काशीराज पंडित ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। इस युद्ध का हार का कारण मराठों की सूझबूझ का अभाव था। जैसे मराठे ठंड में मराठे जो ठंड में लड़ने के लिए आदि नहीं थे, वहीं अहमद शाह अब्दाली की सेना इसके लिए अभ्यस्त थी। तत्कालीन जाट शासक सूरजमल ने उन्हें इसका इंतजार करने के लिए कहा था। सूरजमल ने सदाशिवराव भाऊ को परामर्श दिया था कि वह स्त्रियों तथा बच्चों को सैनिकों के साथ साथ तथा भारी तोपों और अन्य ऐश्वर्य सामग्री झांसी अथवा ग्वालियर में ही छोड़ जाए, परंतु उन्होंने इस उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। सूरजमल मराठों को परंपरागत युद्ध पद्धति में ही लड़ने के लिए कहा, लेकिन मराठा सरदारों के परस्पर द्वेष के कारण उनकी बातों का अनसुना कर दिया गया। जैसा कि सदाशिवराव भाऊ मल्हार राव होलकर को एक व्यर्थ वृद्ध पुरुष समझता था और मल्हार राव होलकर ने भी क्रुद्ध होकर युद्ध से पूर्व कहा था कि यदि शत्रु इस पुणे के ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाएगा तो हमसे तथा अन्य मराठा सरदारों से ये लोग कपड़े खुलवाएगा। पिंडारी दक्षिणी भारत की एक पठान जाति थी। पिंड नामक विशेष पेय पदार्थ के प्रयोग के कारण इन्हें पिंडारी कहा जाता है। मेलकम ने इन्हें शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी है। बाजीराव प्रथम की मालवा विजय में पिंडारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में पिंडारी सेनापति
फूल खां के नेतृत्व में 15,000 सवारों ने मराठों के पक्ष में भाग लिया था। चित्तू वासिल मोहम्मद करीम खां, अमीर खां प्रमुख पिंडारी नेता थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हिस्लोप के सहयोग से 1823 तक पिंडारियों का पूर्णतः दमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में भारी वजन उठाने वाले कैपस्टन नामक यंत्र का उल्लेख है, जिसकी सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की दो लाटों को दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो वह कौन से ग्रंथ में इस कैपस्टन नामक यंत्र का उल्लेख है जो भारी वजन उठाने में सहायतार्थ था, जिसका सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की दो लाटों को दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो इसका जो उल्लेख मिलता है, यह मिलता है सरित ए फिरोज शाही के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजपूत काल के संदर्भ में असत्य है। तो राजपूत काल से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा असत्य है। इस काल में जनता शासन के कार्य में भाग नहीं लेती थी। इस काल में जनता जो शासन के कार्य में भाग नहीं लेती थी, ये बात सत्य है। दूसरा, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, यह भी सत्य है। सामंतवाद की शुरुआत इसी युग में हुई थी। तो सामंतवाद की शुरुआत इस युग में नहीं हुई थी, इस युग में सामंतवाद का प्रभाव बढ़ा था, सामंतवाद की शुरुआत पहले से हो रखी थी। तो तीसरा जो गलत है। चौथा, इस काल में मंत्रियों का स्थान एक नियमित नौकरशाही ने ग्रहण कर लिया था, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सबसे पहला है कि परवणी कर। परवणी कर है जो भूमि पर स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर है, तो यह पहला ही गलत है। दूसरा, उद्योग भाग। उद्योग भाग है जो कृषि राज्य की भूमि की सिंचाई के लिए जल के भाग के रूप में कर देते थे, ये सत्य है। तीसरा, भोग। राजा के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया जाता था, यह भी सत्य है। और चौथा, हिरण्य जो नगद लिए जाने वाला कर था, तो यह भी सही है। तो इसमें असुमेलित पूछा तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व मध्यकाल यानी कि राजपूत युग की नहीं है। तो राजपूत युग की कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहला है कि दूरदर्शी देशों के साथ व्यापार सीमित हो गया था। तो दूरदर्शी देशों के साथ व्यापार सीमित हो गया, यह सत्य है। क्षेत्रता की भावना प्रबल हुई, यह भी सत्य है। साहूकारों का महत्व घट गया। साहूकारों का महत्व घटा नहीं बल्कि बढ़ा था, तो 3 नंबर है जो गलत है। साहूकारों का महत्व घटा नहीं बल्कि बढ़ा था। और चौथा है कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किया, ये बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशोपक या विषोपक किस धातु का बना सिक्का था। तो विशोपक जो है ये तांबे का बना सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत युग में बौद्ध धर्म अवनति पर था। राजपूत युग में बौद्ध धर्म अवनति पर था, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण नहीं है। इस युग पर आते आते इसका नैतिक स्वरूप समाप्त हो चुका था, यह सत्य है। हिंदू दार्शनिकों द्वारा बौद्ध धर्म पर कड़ा प्रहार, यह भी सत्य है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश निषेध करना। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश निषेध करना, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, तो 3 नंबर जो गलत है। और चौथा, राज के संरक्षण का अभाव। राज के संरक्षण का अभाव, ये बात है जो सत्य है। तो 1, 2 और 3 जो सत्य है बौद्ध धर्म अवनति के कारण। तीसरा ऑप्शन है जो बौद्ध धर्म की अवनति का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है अपराजित प्रच का मुख्य विषय कौन सा था। तो गुजरात में जो 12वीं शताब्दी में ग्रंथ रचित हुआ था अपराजित प्रच, इसका मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था वास्तुशास्त्र, या वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाजी विश्वनाथ ने किसकी सहायता से साहू की वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने किसकी सहायता से साहू की वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया था। तो माधाजी कृष्ण जोशी नामक साहूकार की सहायता से। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा को साहू ने अपने कार्यकाल में एक बार पद से हटा दिया था। तो कौन से पेशवा थे जिनको साहू ने अपने कार्यकाल में जो एक बार पद से हटाया था। तो वह थे बालाजी बाजीराव, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की नीतियों के विरुद्ध वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो शिवाजी की जो नीतियां थी वेतन के बदले भूमि देने की,
जो वेतन दिया जाता था, उस वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर मराठा पेशों से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं। तो मराठा से संबंधित कथन है, इसमें से कौन सा असत्य कथन है? सबसे पहला है कि साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था। तो बाजीराव प्रथम को जो योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था साहू ने, ये बात सत्य है। मराठा संघ का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे, ये भी सत्य है। तीसरा, काड़ा कपटी का मराठा साम्राज्य का राष्ट्र ध्वज था, तो ये बात है जो गलत है। चौथा है जो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अतुल पराक्रमी सेवक कहा था, तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अतुल पराक्रमी सेवक कहा था, यह भी सत्य है। तो 3 नंबर है जो असत्य है, 1, 2 और 4 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मराठा प्रशासन के अधिकारियों के नाम दे रखे हैं, शब्दावली दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं कि उनसे संबंधित कौन से कार्य है। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला आता है सबनीस, जो कार्यकाल प्रभारी होता था, ये सत्य है। दूसरा चिटनीस, जो पत्राचार लिपिक होता था। फडनीस, जो रसद अधिकारी फडनीस नहीं था, तीसरा गलत है। और चौथा पोर्टनीस, जो रोकड़िया होता था। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर है जो असत्य है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी फिर असत्य कथन बताना है। पहला, जिंजी का किला शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो शिवाजी की अंतिम विजय जो जिंजी का किला था, यह बात है जो सत्य है। दूसरा, शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जॉर्ज ऑक्सडेन नामक विदेशी उपस्थित था। तो शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था, उस समय जॉर्ज ऑक्सडेन वहां उपस्थित था, यह बात भी सत्य है। शिवाजी ने द्वितीय द्वितीय राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने छत्रपति की जो उपाधि है, ये द्वितीय राज्याभिषेक के समय नहीं बल्कि प्रथम राज्याभिषेक के समय ही धारण कर ली थी। तो तीसरा जो गलत है। चौथा, शिवाजी के योद्धा तानाजी ने कोंडाना का किला जीता था। तो तानाजी ने जो कोंडाना का किला जीता था, यह बात भी सत्य है, जिसका किला का नाम फिर शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था। तो 4 नंबर भी सत्य है। 3 नंबर असत्य है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन पुस्तकों के रचयिताओं के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहली पुस्तक आती है 10 रूपक। 10 रूपक के जो रचयिता है वो है धनंजय, ये सत्य है। दूसरी पुस्तक है नवसाहसाक चरित। नवसाहसाक चरित के रचयिता पद्म गुप्त है, ये भी सत्य है। तीसरा, नेषद चरित। नेषद चरित है जो इसके रचयिता है श्रीहर्ष, यह भी सत्य है। और कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु है जो भोज की, तो यह भोज की नहीं बल्कि यह श्री लक्ष्मीधर की है। भट्ट श्री लक्ष्मीधर की पुस्तक है कृत्य कल्पतरु। भट्ट श्री लक्ष्मीधर भट्ट श्री लक्ष्मीधर की जो पुस्तक है वो है कृत्य कल्पतरु। भोज की अगर हम प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए तो वो युक्ति कल्पतरु है, ना कि कृत्य कल्पतरु। तो भोज की भी एक पुस्तक है कल्पतरु, लेकिन वो युक्ति कल्पतरु है। कृत्य कल्पतरु है जो भट्ट श्री लक्ष्मीधर की है। 4 नंबर ऑप्शन असत्य है, सुमेलित नहीं है। 1, 2 और 3 है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के ग्रंथ अपराजित परीक्षा का रचयिता कौन है? तो 12वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया था अपराजित परीक्षा, इस अपराजित परीक्षा का रचयिता पूछा गया है, रचयिता कौन है? तो इसका जो रचयिता है वो है भट्ट भट्ट भुवन देव। भट्ट भुवन देव है जो इसका रचयिता है। यह पुस्तक है जो वास्तुशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। वास्तुशास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना की थी भट्ट भुवन ने। वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में सत्य है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है कि मोहम्मद गौरी ने गजनी से लौटने से पूर्व ऐबक को भारतीय साम्राज्य का वली वली अहद अर्थात उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जो गजनी लौटने से पूर्व ऐबक को भारतीय साम्राज्य का वली अहद अर्थात उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए थे, तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि लाहौर के नागरिकों के अनुरोध पर लाहौर में सत्ता ग्रहण की, यह भी सत्य है। तीसरा, ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता 25 जून 1206 को मिली थी, तो यह बात है जो गलत है।
और चौथा है कि गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था। तो ये बात भी सत्य है। तो एक, दो और चार सही है, 3 नंबर है जो गलत है। तो इसमें बताना था कि कौन कौन से सत्य है। तो एक, दो और चार, एक, दो और चार, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संबंध में असत्य है। तो इल्तुतमिश से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा असत्य है। सबसे पहला कि वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना की थी। तो वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, ये सत्य है। दूसरा, यह प्रथम सुल्तान था जिसने हस में कल्ब का संगठन किया था। तो हस में कल्ब का संगठन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि 1226 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा उल मुस्तानसिर बिल्हा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। तो यह बात है जो गलत है। और चौथा है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर है जो इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने अपने किस इक़्तिदार की हत्या करवाकर उसे अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था। तो कौन से इक़्तिदार थे जिसकी हत्या करवाकर उसको अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था। तो वह थे अमीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायब मुमालिकात के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति किसकी की गई थी। तो नायब मुमालिकात के पद पर सर्वप्रथम जो नियुक्ति की थी वह की थी मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन की। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नायब मुमालिकात पद का सर्जन बहराम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के समय 4000 मंगोलों ने उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम स्वीकार कर लिया तथा नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये 4000 जो मंगोल थे उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम स्वीकार करके यहीं पर दिल्ली में रहे और नवीन मुसलमान कहलाए। ये कौन से सुल्तान के समय थे। तो यह थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय जो इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 4 नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 में हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ तथा जिसमें वे पराजित हुए। जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला से मैत्रीपूर्ण अभिवादनों का आदान प्रदान किया तथा उसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। उलुग खां जो हलाकू का अन्य पुत्र था ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, जो बाद में नवीन मुसलमान कहलाए तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई है। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी यह कौन से धातु की है। तो यह तांबे की। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सल्तनत का अंतिम तुर्क शासक था। तो कौन सा सुल्तान है जो सल्तनत का अंतिम तुर्क शासक था। तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने खुम्स का 4/5 भाग स्वयं लिया तथा 1/5 भाग जो सैनिकों को दिया था। तो कौन से शासक थे जो खुम्स टैक्स लिया था उसका 4/5 भाग स्वयं रखते थे तथा 1/5 भाग जो सैनिकों को दिया जाता था। तो इसमें वो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो 1 और 3, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। एक तरफ हमें पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन पुस्तकों के रचयिताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है मृगावती। मृगावती के जो लेखक है, मृगावती के जो रचयिता है, मृगावती की रचना की थी कुतुबुन के द्वारा। दूसरे नंबर पर है मधुमालती। मधुमालती की रचना मंझन के द्वारा की गई। चांदायन, चांदायन है जो ईश्वरदास की नहीं बल्कि मुल्ला दाऊद की रचना है। तो चांदायन जो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद, ये दाऊद इब्राहिम नहीं है, मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद की रचना है चांदायन। और चौथी है हंसावली। हंसावली है जो असाइद की रचना है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सत्य है, 3 नंबर है जो असत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याला लबालब भर गया, उसमें अब एक भी बूंद नहीं समा सकती, कृपया मुझे समझौते के विषय में उत्तर दो। यह कथन यह कथन वाला पत्र सदाशिवराव भाऊ ने किसको लिखा था।
तो सदाशिवराव भाऊ ने यह पत्र पत्र जो लिखा था, यह लिखा था काशीराज पंडित को। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें किसके समय में लिखी गई थी? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें किसके समय में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी औरंगजेब के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ कवि के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, तो कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला जो कवि का नाम आता है वो है लाल कवि। लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश, ये सत्य है। दूसरा केशव दास की रचना रत्न बावनी, मुरारी दास की रचना मानचरित और राम कवि की रचना राजप्रकाश। राजप्रकाश है जो राम कवि की रचना नहीं है। तो 4 नंबर गलत है, 1, 2 और 3 है जो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईन ए दहसाला के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है जो आईन ए दहसाला के संबंध में असत्य कथन है? पहला, यह टोडरमल द्वारा निर्मित व्यवस्था थी। तो आईन ए दहसाला जो टोडरमल के द्वारा निर्मित व्यवस्था थी, यह बात सत्य है। यह महलवाड़ी व्यवस्था थी, तो यह महलवाड़ी व्यवस्था नहीं थी। दूसरा गलत है। तीसरा, यह 1580 में लागू की गई, यह भी सत्य है। चौथा, इसमें मालगुजारी निश्चित करने के लिए दस्तूर उल अम्ल का परिवर्तन किया गया, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर है जो इसका गलत है। आईने दहसाला आईने दहसाला जब्ती प्रणाली शेरशाह के काल में शुरू हो गई थी। मुगल काल में इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल को माना जाता है। इसमें 1579 तक जमीन की पैदावार, जोते गए क्षेत्र, फसलों और पैदावारों की कीमतों का पता लगाया जाता था और उसमें 10 का भाग देकर औसत निकाला गया, जिसे जिनसे कामिल कहा गया है। भू राजस्व संबंधी नियमों का संकलन दस्तूर उल अम्ल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि कपास, गन्ना, नील आदि नकदी फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था, तो यह बात सत्य है। दूसरा, तंबाकू मुगल दरबार में सर्वप्रथम अकबर के समय पुर्तगाली लेकर आए थे, तो तंबाकू जो मुगल दरबार में अकबर के समय नहीं लाए थे। दूसरा गलत है। तीसरा, जहांगीर ने 1617 में तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी थी, तो जहांगीर ने 1617 में तंबाकू की खेती पर रोक लगाई, यह भी सत्य है। चौथा, पुर्तगाली भारत में अल्फांसो आम की प्रजाति लाए थे, तो पुर्तगाली जो भारत में अल्फांसो जो आम है इसकी प्रजाति लेकर आए थे, यह भी सत्य है। तो दूसरा जो गलत है और 1, 2, 1, 3 और 4 इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी मुद्दती हुंडी या मियादी हुंडी का प्रकार नहीं है? तो कौन सा जो मुद्दती हुंडी या मियादी हुंडी का प्रकार नहीं है? तो सहाजोग, जोखमी जोग और फरमान जोग, ये तीनों जो मियादी हुंडी के प्रकार है। धनी जोग है जो मियादी हुंडी का प्रकार नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1636 में दक्कन के कौन से राज्य ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि की थी? तो 1636 के अंदर कौन से राज्य ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि की थी? तो इसमें बीजापुर ने की थी, अहमदनगर ने 1636 में नहीं की थी। बीजापुर ने 1636 में की थी, तो 1 नंबर। और गोलकुंडा ने भी है जो 1636 में मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। तो बीजापुर और गोलकुंडा ने की थी। 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में नियुक्त किए गए सूबेदारों का क्रम क्या था? तो औरंगजेब ने जो दक्षिण में सूबेदार नियुक्त किए थे, इसमें सबसे पहले नियुक्त किया था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां के बाद शाइस्ता खां को वहां से हटाकर फिर शहजादा मुअज्जम को, इसके पश्चात मिर्जा राजा जयसिंह को, और मिर्जा राजा जयसिंह के पश्चात बहादुर खां को है जो दक्षिण में सूबेदार नियुक्त किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी के संबंध में असत्य है? तो जो 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी, इस संधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि राणा को चित्तौड़ लौटा दिया जाएगा परंतु उसकी मरम्मत नहीं करेगा, तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि राजकुमार कर्ण सिंह को 3000 का मनसब प्रदान किया जाएगा, तो 3000 का नहीं था, 5000 का था। दूसरा जो गलत है। तीसरा, राणा अमर सिंह ने यह संधि करने के लिए हरिदास झाला व कुंभकर्ण को भेजा था, तो यह सत्य है।
चौथा, मेवाड़ महाराणा को शाही दरबार में व्यक्तिगत उपस्थित से मुक्त रखा गया, तो ये भी सत्य है। तो 2 नंबर जो है सत्य है, 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किसको इंसान ए कामिल कहा था? तो अबुल फजल ने जो किसको इंसान ए काबिल कहा था, तो यह कहा था अकबर को। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलों की कंधार समस्या के संबंध में असत्य है? तो मुगलों की जो कंधार समस्या थी, इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कथन है कि शाहजहां को 1638 ईस्वी में बिना युद्ध किए ही कंधार की प्राप्ति हो गई थी। यह बात सत्य है। 1649 में कंधार फारसियों के नियंत्रण में चला गया, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा, फारस के सम्राट शाह अब्बास द्वितीय ने अंतिम रूप से मुगलों से कंधार प्राप्त किया था। तो फारस के सम्राट शाह अब्बास द्वितीय ने मुगलों से अंतिम रूप से कंधार प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात मुगलों को कभी भी कंधार पुनः प्राप्त नहीं हुआ था। तो 3 नंबर भी सत्य है। चौथा, शाहजहां ने कंधार को प्राप्त करने के लिए 2 सैन्य अभियान किए थे। तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि शाहजहां ने जो 3 सैन्य अभियान किए थे, 2 नहीं किए थे, 3 सैन्य अभियान किए थे। 4 नंबर है जो गलत है। 1622 में जहांगीर के समय कंधार मुगलों से निकल गया, जब फारस के शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1638 में शाहजहां के समय कंधार पर मुगलों का फिर कब्जा हो गया। 1649 में एक बार फिर सफियों ने कंधार जीत लिया। शाहजहां ने एक के बाद एक कुल 3 मुगल अभियान भेजे थे। 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में, 1652 में भी औरंगजेब के नेतृत्व में, और 1653 में दारा सिकों के नेतृत्व में। लेकिन मुगल कंधार फिर कभी नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय के उत्तराधिकारी युद्धों में से कौन सा युद्ध राजस्थान में लड़ा गया था? तो शाहजहां के समय जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, उसमें से कौन सा युद्ध है जो राजस्थान में लड़ा गया था? तो वह था देवराई का युद्ध। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल कालीन इतिहासकारों में से किसका जन्म टोडा राजस्थान में हुआ है? तो कौन से मुगल इतिहासकार है जिनका जन्म जो राजस्थान के टोडा नामक स्थान पर हुआ है? तो यह वह अब्दुल कादिर बदायूनी। 2 नंबर ऑप्शन। बदायूनी ने अपने जन्म लेने पर अफसोस प्रकट किया, लेकिन यह कहकर स्वयं को सांत्वना दी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। बदायूनी ने मुतखव उतवारिक की रचना की थी, जो जहांगीर के समय प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन राजकीय कारखानों का वर्णन करने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? तो मुगल काल के राजकीय कारखानों का वर्णन करने वाला जो यूरोपीय यात्री था, वह था बर्नियर। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलियम हॉकिंस जो एक अंग्रेज था उसके संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है जो विलियम हॉकिंस के संबंध में असत्य कथन है? सबसे पहला है कि इसने जहांगीर से तुर्की में बात की थी, तो इसने जहांगीर से तुर्की में बात की, यह बात है, पहली बात है इसको जो गलत है। यह हेक्टर जहाज से विलियम फिंच के साथ भारत आया था, यह सत्य है। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया था, यह भी सत्य है। यह 1608 में आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, यह बात भी सत्य है। तो 1 नंबर गलत है, 2, 3 और 4 है जो इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिर ए आलमगीरी की रचना किसने की? तो मासिर ए आलमगीरी की जो रचना की थी, यह की थी साकी मुस्तैद खां के द्वारा। मासिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की रचना है, जिसे जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। यह रचना औरंगजेब के समय की अंतिम सचिव रहे थे इनायतुल्ला खां के कहने पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दे रखी है, तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला नाम है दारा सिको। दारा सिको की उपाधि थी साहब बुलंद इकबाल। तो साहब बुलंद इकबाल है जो दारा सिको की उपाधि थी, यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है अफजल खान। अफजल खान की उपाधि फिरदौस मकानी। फिरदौस मकानी जो अफजल खान की उपाधि नहीं थी। तीसरा है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और हुमायूं को जन्नत आशियानी कहा जाता था। तो 2, 3, 3, 4 सही है और 2 नंबर है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्तन घोष की रचना किसने की? तो कीर्तन घोष की रचना जो शंकर देव के द्वारा की गई थी।
शंकरदेव कामरूप के प्रसिद्ध एकेश्वरवादी संत थे। शंकरदेव जो कामरूप के प्रसिद्ध जो एकेश्वरवादी संत थे, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। शंकरदेव ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए नामगुरु की स्थापना की थी। शंकरदेव के द्वारा एक शरण संप्रदाय की स्थापना की गई। शंकरदेव के उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। शंकरदेव की मुख्य काव्य रचना कीर्तन घोष है। कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शंकर देव के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला है कि मुगल औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यह बात सत्य है। दूसरा, दिलरस बानो बेगम का मकबरा, दक्षिण का ताजमहल या काला ताज औरंगाबाद में है। तो दिलरस बानो का जो मकबरा है औरंगाबाद में है, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, औरंगजेब ने 1666 में नौरोज का त्योहार मनाना बंद कर दिया था। तो औरंगजेब ने जो 1666 में नौरोज का त्योहार, जो पारसियों का त्योहार था, यह त्योहार मनाना बंद करवा दिया। तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब जो कुशल वीणा वादक था, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा जो ग्रंथ लिखे गए मुगल काल के, वो औरंगजेब के समय ही लिखे गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि औरंगजेब कुरान को कंठस्थ करने के कारण हाफिज कहलाने वाला एकमात्र मुगल बादशाह है। तो औरंगजेब को पूरी कुरान कंठस्थ थी, इस कारण हाफिज कहलाने वाला एकमात्र मुगल बादशाह है। यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों ऑप्शन इसके राइट है। 1, 2, 3, 4, 5 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में किस सूफी सिलसिले का जुड़ाव राज्य से था। तो दिल्ली सल्तनत में कौन से सूफी सिलसिले का जुड़ाव है जो राज्य से था। तो वह था सुहरावर्दी। जबकि मुगल काल में नक्शबंदी सिलसिले का जुड़ाव है जो राज्य से था। तो दिल्ली सल्तनत के समय जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इसका संबंध राज्य से था, और मुगल काल में नक्शबंदी सिलसिले का संबंध है जो राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि अबुल फजल के अनुसार तौहीद ए इलाही के प्रथम श्रेणी के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो तौहीद ए इलाही के प्रथम श्रेणी के सदस्यों की जो संख्या है वह संख्या थी 18। अबुल फजल ने यह संख्या 18 बताई है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ ही आज की संपूर्ण मध्यकालीन भारत से संबंधित जो मेजर क्लास थी वह यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे। आधुनिक भारत के कल टॉपिक वाइज क्लास शुरू होगी, जिसमें कल का पहला चैप्टर होगा पारदर्शिक शक्तियों का उदय, भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो 1757 से 1857 का था, और इसके साथ ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास है। तो कल की क्लास में हम आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू करने वाले हैं, तो वह भी आप जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।